देखो अभी तक हमने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा, दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. नाउ वी विल स्टार्ट मोशन इन प्लेन. प्लेन का मतलब टू डायमेंशन. ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल का मोशन प्लेन में होता है, ठीक है, तो उस केस में उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत होती है. तो मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन इज दैट मोशन इन विच टू डिफाइन पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल वी रिक्वायर टू वेरिएबल्स. ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आप किसी पत्थर को हवा में फेंकते हो, राइट, तो उसका मोशन एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में होगा. ठीक है, अगर आपने उसको इस तरफ फेंका तो इस प्लेन में ही वो आगे की तरफ जाएगा. अगर आपने इस तरफ सामने फेंका तो इस प्लेन में जाएगा, इधर फेंका तो इस प्लेन में जाएगा. एक पर्टिकुलर प्लेन में मोशन होगा. और प्लेन में हम दो एक्सिस लेते हैं, मान लिया एक एक्स है और दूसरा वाई. तो अगर प्लेन में मोशन होता है तो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन होगा एज वेल एज वाई डायरेक्शन में भी मोशन होगा. ठीक है, तो हमने जो भी पढ़ा मोशन इन वन डायमेंशन में, उसी को दो बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा मोशन इन प्लेन में. एक बार एक्स डायरेक्शन में और एक बार वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट. ठीक है, जिस तरह से मोशन इन 1D में हमने पोजीशन को डिफाइन किया था एक्स से, यहां पे पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर की हेल्प ले रहे हैं. इस वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं, राइट. तो समझना, पार्टिकल का इस एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है. एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल इस पोजीशन पर है, राइट, और इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, राइट. ये है ओरिजिन और ये है पॉइंट पी. तो पॉइंट पी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो पोजीशन वेक्टर है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो, ओरिजिन से पॉइंट पी को सीधे कनेक्ट कर लो एक लाइन से. तो वेक्टर ओपी जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. तो ये जो वेक्टर ओपी है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, राइट. ये एक्स हो गया और ये वाई. इसको मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो अगर पार्टिकल का इस प्लेन में मोशन होता है, इन दैट केस इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेरी करेगा. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन है वो वेरी करेगी. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर में दो कंपोनेंट हो गए एक्स और वाई, राइट. समझना, अगर पार्टिकल का मूवमेंट होता है तो उस केस में उसकी पोजीशन चेंज होगी. ठीक, अगर मूवमेंट होता है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी. मान लो पार्टिकल ए पर है और ये मूव करता हुआ, राइट, बी तक पहुंच गया. इस तरह से. तो ये इनिशियल पोजीशन को मैं ऐसे डिनोट करूंगा वेक्टर r1 से, और ये फाइनली बी पर पहुंचा तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया उसका r2. तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, इसका a से लेके b तक जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है, राइट. तो a से लेके b तक एक वेक्टर बना लो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख सकते हो आप, r1 प्लस s इज इक्वल टू r2. ठीक है ना, r1 प्लस s इज इक्वल टू r2. सो s मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज r2 माइनस r1. ठीक है, तो अगर पार्टिकल का मोशन होता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, राइट. तो जब डिफरेंस लोगे आप तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप. तो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल एक्स कह रहा हूं और वाई डायरेक्शन में डेल वाई, राइट.
इसी तरह से अगर 3 डायमेंशन में मोशन होता है तो एक और कंपोनेंट आ जाएगा z कंपोनेंट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। पोजीशन को हम r वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आप उसको डिफरेंशिएट करो पोजीशन वेक्टर को, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो पोजीशन में x भी है और y भी है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? देखो, dx बाय डी टी आई कैप प्लस dy बाय डी टी जे। दैट मीन्स वेलोसिटी के दो कंपोनेंट vx और vy। तो x कंपोनेंट जो है उसका काम है x को चेंज करना। तो पार्टिकल मोशन करता है तो उसका जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो x में चेंज होने का रेट होगा। इसी तरह से जो y कंपोनेंट होगा वो y की वैल्यू में चेंज होने का रेट होगा, ठीक है ना। और बिल्कुल इसी तरह से हम एक्सीलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो एक्सीलरेशन is equal to rate of change of velocity with time। और आप जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आप इसको लिखोगे ax i कैप प्लस ay j कैप। तो ax का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ vx विथ टाइम, और ay हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ vy विथ टाइम, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन में हर चीज के दो कंपोनेंट हैं, डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के, राइट। अब एक सीधी सी बात आपको समझना है, अगर पार्टिकल का मोशन होता है प्लेन में तो x में भी होगा और y में भी होगा। x डायरेक्शन के मोशन को डिफाइन करने के लिए x डायरेक्शन के कंपोनेंट को यूज करना है, दैट इज vx एंड ax। इसी तरह से y डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें y डायरेक्शन के कंपोनेंट यूज करना है, दैट इज vy एंड ay, राइट। तो बिल्कुल मोशन इन वन डायमेंशन के ही कंसेप्ट लगाना है, बस दो बार लगाना है, एक बार x डायरेक्शन में और एक बार y डायरेक्शन, ठीक। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप एयर में थ्रो करते हो और जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करता है, ठीक है। जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो उसका मोशन होगा दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। तो दैट इज मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है। कई टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड से फेंका पत्थर को, फिर से ग्राउंड पे गिरा, ठीक है। देन हमने ग्राउंड से फेंका और किसी बिल्डिंग पर जाके गिरा, या फिर बिल्डिंग से फेंका सीधे सामने की तरफ और बिल्डिंग से किसी एंगल पर फेंका, या बिल्डिंग से नीचे फेंका। इन सारे केसेस में जो है, जो प्रोजेक्टाइल है या जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है। तो इस टाइप के केसेस हैं। अब इसके मोशन को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस टाइप के मोशन में
जो फोर्स लग रहा है इसमें सिर्फ कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है, नेग्लिजिबल है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट। अब मान लो हमने ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को u एंगल से प्रोजेक्ट किया एट एंगल थीटा, सो u इज इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना। तो किस टाइप का मोशन होगा, अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है। जहां से फेंका हमने उसको ओरिजिन लिया, ये x डायरेक्शन है और ये y, ठीक। अब इसके मोशन को हमें डिफाइन करना है। किसी भी समय पर पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ है, तो एक्सीलरेशन जो है उसका डायरेक्शन नीचे है, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक। वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट x और y, तो x कंपोनेंट इस तरफ होगा दैट इज u cos थीटा, और y कंपोनेंट ऊपर की तरफ u sin थीटा। बात करूं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, इसलिए मैं इसको माइनस कह रहा हूं, तो माइनस g, और x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज हैं, इनके बीच में हमें कुछ रिलेशन बनाना है। ठीक है। ये हमें गिवन कंडीशन, ये सब दिया हुआ है। ठीक। अब इसके बेसिस पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं वेलोसिटी की बात करूं पार्टिकल की। ठीक है। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ax 0 है, एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट 0 है, दैट मींस vx इज कांस्टेंट, और इनिशियल वैल्यू क्या है, u cos थीटा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। y कंपोनेंट की बात करें तो y डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम इक्वेशन यूज कर लेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी। लेकिन y डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं तो सारे पूरे फॉर्मूले में हर वेरिएबल में y कंपोनेंट लेना होगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस एटी। इनिशियल कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा, एक्सीलरेशन है माइनस जी। ठीक है ना। तो y कंपोनेंट हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी। तो आप देख सकते हो टाइम के साथ इसका x कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, बट y कंपोनेंट क्या होगा, वेरी करेगा। तो जैसे यहां से शुरुआत करो, ये x कंपोनेंट हुआ और ये y कंपोनेंट, थोड़ा ऊपर गए तो x कंपोनेंट वैसे ही रहेगा, y कंपोनेंट छोटा हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे गए तो वेलोसिटी टेंजेंशियल हो जाएगी, मतलब सिर्फ x कंपोनेंट ही बचेगा, और आगे गए x कंपोनेंट उतना ही रहेगा, बट y कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद अर्थ उसको नीचे खींचेगी, तो वेलोसिटी नीचे होगी, डायरेक्शन नीचे होगा। और थोड़ा आगे जाओगे x कंपोनेंट आपको वही मिलेगा, y कंपोनेंट बढ़ जाएगा। तो पूरे मोशन के दौरान x कंपोनेंट इज कांस्टेंट, बट y कंपोनेंट ऊपर की तरफ कम होने लगेगा, फिर नीचे की तरफ आने पर बढ़ेगा। ठीक है। x और y दोनों डिफाइन कर दिए। अगर मुझे स्पीड डिफाइन करनी है किसी भी मोमेंट पर, स्पीड इज रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो स्पीड हो जाएगी
u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ठीक है, स्पीड पहले कम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होगी और उसके बाद स्पीड बढ़ने लगेगी। राइट, ये बात तो हमने करी वेलोसिटी की। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, उसकी पोजीशन समझना। ओरिजिन से थ्रो किया हमने एट एनी टाइम t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया। राइट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है। राइट, और y जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, क्योंकि जहां से थ्रो किया हमने उसको हमने ओरिजिन माना है, तो x और y डिस्प्लेसमेंट होंगे। अब x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब x हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी वेलोसिटी, u cos थीटा। तो t टाइम के बाद x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। इसी तरह से y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इज y, ut इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा t प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सीलरेशन माइनस g है। तो मैंने दो बार इक्वेशन लिखी, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। तो y में एक्सीलरेशन हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज। तो अब आप t टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन भी बता सकते हो और उसकी स्पीड और वेलोसिटी भी बता सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे पहले मुझे पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हमने थ्रो किया, उसको वापस ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। t इक्वल टू 0 से थ्रो किया, फिर से जब ग्राउंड पर लैंड करेगा तो कितने टाइम के बाद करेगा। ठीक है ना, समझना। थ्रो किया तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, नीचे आएगा तो कम हो जाएगा और 0 हो जाएगा। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। जब वापस ग्राउंड पर आएगा तो y की वैल्यू 0 होगी। तो y का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लो। So y is 0, t आ जाएगा यहां से 2u sin थीटा बाय g। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल टाइम होगा। इतने टाइम के बाद वो फिर से ग्राउंड को टच करेगा। ठीक, इसके बाद हम डिराइव करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब ये है कि हमने इसको ग्राउंड से थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना। बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास u cos थीटा इंटू टी। जो टाइम की वैल्यू अभी निकाली हमने, टोटल जो टाइम लग रहा है उसको रख दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो इट बिकम्स 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय कितना टाइम लग रहा है
अभी हमने निकाला 2u sin थीटा बाय जी, ठीक है ना। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल टू रेंज। इसको और कैसे लिखा सकता है? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, ठीक है ना। और कैसे लिख सकते हैं? 2 u sin थीटा का मतलब u y और u cos थीटा का मतलब u x। तो ये हो गई प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो इतना दूर जाके गिरेगा वो। अब दो बातें हमें इस रेंज के फॉर्मूले में समझनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, थीटा चेंज करेंगे तो रेंज चेंज होगी, ठीक है ना। हमें निकालना है कंडीशन की रेंज मैक्सिमम कब होगी, राइट। सो रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1। कब हो सकता है? when 2 थीटा इज पाई बाय 2, थीटा इज पाई बाय 4। मतलब जब 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम रेंज भी निकाल सकते हैं। साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दो 1। So maximum range of projectile is u square by g, ठीक। अगर आप u स्पीड से फेंकते हो प्रोजेक्टाइल को तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, इससे आगे नहीं जाएगा, राइट। एक और बात हम समझ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल को मैं दो अलग अलग एंगल पर सेम स्पीड से लॉन्च कर रहा हूं। एक अल्फा और दूसरा जो है बीटा है, वेर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है। मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अल्फा एंड बीटा। बीटा इज 90 माइनस अल्फा। दोनों के केस में स्पीड सेम है, बस एंगल डिफरेंट। रेंज निकालते हैं। फर्स्ट केस में R1 2 u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी, और सेकंड केस में 2 u स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा बाय जी। अब एक बात हम जानते हैं दैट साइन बीटा, बीटा को क्या लिख सकते हैं? बीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। साइन बीटा का मतलब हो गया साइन 90 माइनस अल्फा, और ये बन जाएगा कॉस अल्फा। इसी तरह से कॉस बीटा, बीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस अल्फा, बन जाएगा साइन अल्फा। साइन बीटा की जगह कॉस अल्फा आ जाएगा और इसकी जगह साइन अल्फा, तो R2 बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी। इसका मतलब क्या हुआ? R1 और R2 इक्वल होंगे। मतलब अगर प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर थ्रो किया तो उनकी रेंज सेम, मतलब 10 डिग्री और 80 डिग्री, 10 और 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, 20 और 70, 30 और 60, 40 और 50 डिग्री। इन एंगल्स पे अगर आपने थ्रो किया तो रेंज क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। So that is horizontal range.